हेलो बच्चों, मैं कविता बिट्टू सिन्हा। आज मैं आप लोगों को वर्ग 10वीं की एक कहानी मानवीय करुणा की दिव्य चमक पढ़ाऊंगी, जिसके लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी है। इस कहानी में जो है वो फादर बुल्के के बारे में जो है बताया गया है। यह कहानी जो है वो एक तरह से उच्च कोटि का संस्मरण है। इसमें फादर कामिल बुल्के की जो है चारित्रिक और व्यवहारिक विशेषताएं वर्णित हैं। बेल्जियम में जन्मे फादर बुल्के ऐसी भूमि से भारत आए जो गिरजाघरों, पादरियों, धर्मगुरुओं और संतों की पावन भूमि कही जाती है। हमारे भारत देश को जो है पावन भूमि कही जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो है हमारे भारत की भूमि जो है बड़े बड़े पादरियों, धर्मगुरुओं, यहाँ तक कि भगवान भी इस धरती पे जो है जन्म लेके जो है अपने अपने अवतार से जो है और अच्छे अच्छे कर्म से जो है इस भारत भूमि को जो है पावन बना दिया। उसी में से एक चरित्र है फादर बुल्के का। उन्होंने भारत आने के बाद से मरने तक इसे अपना भारत भूमि को जो है अपना कर्म क्षेत्र बनाए रखा। फादर बुल्के सन्यासी थे, परंतु परंपरागत नहीं थे। वो ऐसा नहीं था कि उनके घर में सदियों से यह परंपरा रही है कि सभी सन्यासी ही थे। वो इकलौते ऐसे थे जो कि अपने घर से सन्यासी बने थे। लेखक और फादर के संबंधों की झलक हमें इस संस्मरण में जो है देखने को मिलती है। वे भारतीय संस्कृति में रच बस गए और हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने का जो है सराहनीय प्रयास भी किया। अब कहानी विस्तार से। फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था, जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, उसके लिए इस जहर का विधान क्यों हो? यह सवाल किस प्रभु से पूछे, किस ईश्वर से पूछे? प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व था, वह देह की इस यातना की परीक्षा उम्र की आखिरी देहरी पर क्यों दे? एक लंबी पादरी के सफ़ेद चोगे से ढकी आकृति सामने है। गोरा रंग, सफ़ेद झाई मारती भूरी दाढ़ी, नीली आंखें, बाहें खोल गले लगाने को आतुर। इतनी ममता, इतना अपनत्व इस साधु में अपने हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता रहता था। मैं 35 साल से इसका साक्षी था, तब भी जब वह इलाहाबाद में थे और तब भी जब वह दिल्ली आते थे। आज उन बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस करता हूँ। यहाँ पे जो लेखक फादर बुल्के के निधन पर जो है अफसोस करते हुए ईश्वर से प्रश्न करता है कि जिसके रगों में मिठास भरे हो, अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, उसके लिए ईश्वर ने ऐसा जहर का विधान क्यों किया? फादर की मृत्यु जो है जहरवाद के कारण कठिन यातना सहते हुई थी। जिसने इतनी ममता, इतना अपनत्व इस साधु में अपने प्रियजन के प्रति भरा था, उसने फिर ऐसे साधु के लिए ऐसी यातना भरी मौत क्यों दी? लेखक आज भी फादर की स्नेहमयी बाहों का दबाव जो है अपनी छाती पर जो है महसूस करता है। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे, जिसके बड़े फादर बुल्के थे। हमारे हंसी मजाक में वह निर्लिप्त शामिल रहते, हमारी गोष्ठियों में वह गंभीर बहस करते, हमारी रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव देते और हमारे घरों के किसी भी उत्सव और संस्कार में वह बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े हो हमें अपने आशीषों से भर देते। आशीषों आशीर्वादों से भर देते। फिर जो है लेखक को याद आता है जब
उनके यहाँ उनके अपने बच्चे का जब मुजुट्ठी का जब है संस्कार किया जाता है तो फादर बुल्के ही जो है वो पहली जो अन्न का दाना होता है वो उनके बच्चे के मुख में डालता है। और उस समय ऐसा प्रतीत लग रहा था कि जैसे फादर बुल्के के आँखों में जो पूरा उस बच्चे के लिए जो है ममता उमड़ पड़ी है। ऐसा लग रहा है जैसे कि देवदारू की छाया में खड़े हो। देवदारू की छाया यहाँ पे इसलिए कहा गया है कि देवदार जो है एक पेड़ है जो कि बहुत ही छायादार होता है और उसके छाया में जब जाता है तो लोग को बहुत शीतलता प्राप्त होता है। इसीलिए यहाँ जो है देवदारू की छाया का जो है जिक्र किया गया है। इस अनुच्छेद में लेखक कह रहे हैं कि मैं कहाँ से शुरू करें। इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है। वह हमारे पास आकर रुकती है, मुस्कुराते हुए उतरते हैं। देखिए देखिए, मैंने उसे पढ़ लिया है और मैं कहना चाहता हूँ। उनको क्रोध में कभी नहीं देखा, आवेश में देखा है और ममता तथा प्यार में लबालब छलकता महसूस किया है। अक्सर उन्हें देखकर लगता है कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई, जबकि घर भरा पूरा था। दो भाई, एक बहन तथा माँ पिता सभी कुछ थे। इस अनुच्छेद में जो है लेखक जो है फादर बुल्के का उस समय से परिचय दिया है जब वे इलाहाबाद की सड़कों पे आना जाना जो है वो साइकिल के द्वारा करते थे। वे बहुत अनुभवी भी थे। लेखक ने उन्हें कभी क्रोध में नहीं देखा। हमेशा दूसरों के प्रति उनके मन में जो है प्रेम ही रहता था। उन्हें देखकर लेखक के मन में यह विचार उठता है कि वे इंजीनियरिंग छोड़कर आखिर सन्यासी क्यों बन गए, क्योंकि लेकिन उनका जो है भरा पूरा परिवार था। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो एक सन्यासी बन गए। इस अनुच्छेद में लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ये फादर बुल्के से पूछते हैं, आपको अपने देश की याद आती है। मेरा देश तो अब भारत है। ऐसा फादर बुल्के कहते हैं कि अब तो मेरा भारत ही सब कुछ है। तो फिर लेखक कहते हैं कि मैं भारत की नहीं, मैं आपके जो जन्मभूमि के बारे में पूछ रहा हूँ। फिर फादर बुल्के कहते हैं, हाँ आती है, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि, रेमस चैपल। घर में किसी की याद। फिर फादर बुल्के कहते हैं, हाँ माँ की बहुत याद आती है। फिर अक्सर माँ की स्मृति में डूब जाते हैं। उनकी माँ की चिट्ठियाँ अक्सर उनके पास आती थी। अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को वह उन चिट्ठियों को दिखाते थे। पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव मन में नहीं था। पिता जो थे वो व्यवसायी थे। एक भाई वहीं पादरी हो गया है, एक भाई काम करता है, उसका परिवार है। बहन सख्त और जिद्दी थी। बहुत देर से उसने शादी की। फादर को एकाध बार उसकी शादी की चिंता व्यक्त करते उन दिनों देखा था। भारत में बस जाने के बाद 2 या 3 बार अपने परिवार से मिलने भारत से बेल्जियम गए थे। इस अनुच्छेद में लेखक और फादर के बीच जो है वार्तालाप हो रही है, सवाल जवाब हो रही है और लेखक जो है उनसे पूछ रहे हैं कि आपको अपनी जन्मभूमि की याद आ रहा है। तो फादर बुल्के कहते हैं, हाँ आती है, कभी कभी याद आती है, लेकिन माँ की याद सबसे ज़्यादा आती है। फिर जो है फादर बुल्के अपने भाइयों के बारे में बताते हैं तो उनके बातों से ऐसा लगता है कि फादर बुल्के को अपने भाइयों से लगाव नहीं था। फिर जो अपने पिता के बारे में बताते हैं कि वे एक बिजनेसमैन थे। एक भाई जो था वहीं पे पादरी बन गया था, दूसरा जो था वह वहीं पे काम करता था, लेकिन उसका भरा पूरा परिवार था। एक बहन थी जो कि काफ़ी जिद्दी थी, उसने शादी बहुत लेट से की थी। फिर जो है फादर एकाध बार जो है अपनी बहन की शादी की चिंता में जो है खोए देखे गए। फिर भारत में बस जाने के बाद 2 या 3 बार ही जो है वो भारत से बेल्जियम जो है जा पाए थे। इसका शेष भाग पार्ट 2 में देखें।